परम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग एक ऐसी ज्योति है जो कभी धीमी नहीं पड़ती। जितना आप अभ्यास करेंगे ये उतनी ही तेज होती जाएगी। आरोग्य योग के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, खासतौर पे उन दर्शकों का जो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरू और दिव्या का, जिनकी मदद से मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। चिंता हर बीमारियों का मूल होती है, मगर फिर भी हर इंसान को कोई ना कोई चिंता जरूर होती है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां न खाने का समय हो, न पीने का समय हो, न सोने का समय हो, न जागने का समय हो, तो चिंता होना लाजमी है। इस चिंता की वजह से तमाम बीमारियां इंसान को धर दबोचती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने एक रिसर्च टीम के द्वारा सर्वे कराया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आम आदमी किन किन बीमारियों से जूझ रहा है। तो चलिए आप भी देखिए सर्वे। मुझे डायबिटीज़ हुआ है। My age is 62. Hi, I am Rohan Krishnan. I am from Symbiosis College. I am having a problem of diabetes from past 1 year. I am a businessman and I am a BP patient also, and since last 3-4 months I am also a diabetic. I have been found as a diabetic patient. मैं रहने वाला अहमदनगर का हूँ। एक्चुअली डायबिटीज़ का प्रॉब्लम मुझे 1-1.5 महीने से हो रहा है। अभी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चालू, पर एक्चुअली उससे अभी तक कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। मुझे डायबिटीज़ की परेशानी है और मैं मीठा पहले बहुत पसंद था, अब वो खा नहीं सकता। दवाई खाता रहता हूँ, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती। सर्वे देख के तो ऐसा लगता है कि आज हर घर में कोई ना कोई इंसान डायबिटीज से परेशान है। तो चलिए आज हम लोग डायबिटीज के बारे में ही बात करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे बीच उपस्थित श्रोतागण जरूर इस विषय में कुछ जानना चाहेंगे। आप लोग डायबिटीज के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहेंगे हमसे? डायबिटीज़ किन कारणों से होता है? जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर को कई सालों से डायबिटीज़ हो रहा है और उसका डॉक्टर से इलाज भी करवाया है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या योगा के द्वारा इसका कोई उपचार है? बहुत लाजमी सा प्रश्न है। जो बीमारी हर घर में किसी न किसी को है, तो क्या उसका उपचार योग के द्वारा हो सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब हम सीधे योगाचार्य BK सायंगर से करते हैं। It's a controllable disease. If it is a fresh disease, it can be cured. Yeah, otherwise, it's a controllable disease. We work, no doubt, pancreas are dead according to medical science, but the storehouse of glucose is liver. So we work on the liver so that the sugar is maintained in the system a little. So my theory will not be appreciated by anybody, but it is a fact. But my students here, diabetic patients, are very many here. We work on the liver, except if there is a high blood pressure, then we work on high blood pressure, not on diabetics. Because if I give something movements for the liver, the blood pressure goes up. So first we have to bring the pressure down before we think of other things. You know, nature cure is a slow cure. And a slow cure, though it's a slow cure, it's a certain cure. So time cannot be said by anyone. If you want, I will quote only Patanjali again. Sato dirghakala nairantarya satkar adara sevito drudabhumiye. The perfection will come by uninterrupted long practice. इस प्रकार मेरे ख्याल से हमारे दर्शक को ये बहुत ही अच्छा जवाब गुरुजी से मिल गया होगा कि अगर बीमारी पुरानी है, जहाँ की पेनक्रियाज अब काम ही नहीं करता, वहाँ इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आई एम श्योर अब आपके दिमाग में कुछ नए सवाल उठ रहे होंगे, तो आप निसंकोच हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी का मेडिकल साइंस में उसको दूर करने के या पूरी तरह से उसको समाप्त करने के कोई उपाय हैं? यदि हैं तो कृपया आप बताइए। एक ऐसा सवाल जो मेरे ख्याल से हर डायबिटिक पेशेंट के दिमाग में आता ही होगा, क्योंकि हर इंसान इस बीमारी से निजात पाना चाहता है। क्यों ना हम इस सवाल का जवाब एक डॉक्टर से ही लें। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर कृष्णा रामन से कराती हूँ, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं।
साथ ही उन्होंने श्री बी.के. अयंगर की विधा पर रिसर्च भी की है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर कृष्णा रमन से। Diabetes is what we call a multi-organ system disorder. It's a multi-organ system disorder. It can affect the eyes, it can affect the kidneys, it can affect the brain, it can affect the heart, it can affect the bladder. The list is endless. The point is that a diabetic can certainly lead a normal life today with all our sophisticated advancement in terms of healthcare delivery systems in this disorder, which is a very well manageable disorder. Healthy, proper periodic checking of the blood sugar levels, proper medication and diet, and most importantly, exercises of a certain nature will definitely help control the complications of diabetes, particularly the long-term complications of diabetes. In this, we have several kinds of exercises. First, you must understand the correct pathology in diabetes. The elevated blood sugar level leads to a structural alteration in the collagen in the body. And collagen is the building block for many tissues, particularly inside the blood vessels, the lining of the blood vessels. So in some way, the lining becomes stickier than normal and abnormally weak, and the cells lining the blood vessels separate. So the blood starts leaking out, cholesterol starts depositing on the sticky areas, and so on. Then the artery becomes thickened, blocked. A process we call as atherosclerosis, sclerosis means hardening, takes place, and the organ suffers in the long term, reduction in blood supply and total damage. Yoga is a special kind of exercise which it can also be done dynamically. As we know, there are asanas which can be done static and asanas which can be done dynamically. The dynamic approach to using exercise as a tool helps normalize blood sugar because the exercising muscle increases its uptake of glucose. But the static asanas are an entirely different cup of tea. If a diabetic is able to normalize his or her blood sugar levels with the usage of static asana practices, we are still not able to explain the mechanism, exact medical mechanism by which it happens, though we see it happening. And it unfortunately does not happen in all the patients, especially in long-standing cases. Yoga works best when a newly diagnosed diabetic starts yoga practice, and it works better when the patient is very young, in the age group of 40 to 50. And it also works very well if the patient is highly consistent. And all the asanas are very important. Particularly the more intense the practice, better the effects. But one thing should be kept in mind by the diabetic practicing yoga: unless the blood sugar is normalized, exercises should not be begun. For example, if the blood sugar is around 380 or 400 milligrams, any kind of exercise could precipitate a state known as diabetic ketoacidosis. So we should normalize the blood sugar. But yet, in the B.K. Iyengar system of yoga, there are certain specific asanas which will not cause this diabetic ketoacidosis, and the patient can practice asanas on props, which is the great specialty of the Iyengar system, and still manage to exercise. But after a few weeks on proper monitoring, we could incorporate all the necessary asanas. The specialty of the asanas is that in the long term, we do not have studies to corroborate this, but this is a hypothesis we are working on, that long-term microcellular damage can possibly be prevented by asanas, as asanas have a massaging effect on the cellular systems. इस प्रकार आपने जाना, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक को भी उसका जवाब मिल गया कि डायबिटीज़ की रोकथाम की जा सकती है। ये कहना कि उसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है मुश्किल होगा, मगर बड़ी आसानी से इसे रेगुलेट किया जा सकता है। मगर ये बात तय है कि योग इसका एक बहुत उत्तम उपाय है। चलिए हम अब आपको कुछ सरल ऐसे आसन सिखाते हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए आप एक सिर्फ बोल्स्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसके सामने बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठिए और अपनी टांग को बिल्कुल सीधा खींचिए। आप देख रहे हैं कि इसमें आपके हाथ हिप जॉइंट के पास हैं, टांगें खींची हुई हैं और पैर की उंगलियां छत की ओर हैं। पीछे आपके सहारे के लिए एक बोल्स्टर और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा है जो गर्दन के सहारे के लिए है। पहले आप अपना दायां पैर मोड़ेंगे और फिर बायां पैर मोड़ेंगे।
और बोल्स्टर के ऊपर बैठकर पंजों से नमस्कार करेंगे। अच्छा हो अगर आपके पास एक बेल्ट जैसी चीज हो जिससे आप इस पोस्चर को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। बेल्ट को आप पहनेंगे और बेल्ट का पीछे का हिस्सा आपके सैक्रम पे आएगा। दूसरा हिस्सा जांघ के ऊपर से जाते हुए पंजे के नीचे होगा और आप बकल को टाइट करेंगे। बकल को इतना टाइट करिए कि आप लेटते समय जब बोल्स्टर से नीचे उतरें तो आपको असुविधा ना हो। बोल्स्टर पे बैठना इसलिए जरूरी है कि आप बैठकर पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। आप पूरी तरह से बोल्स्टर से नीचे उतर के बैठेंगे वरना आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। इसके बाद आप दोनों हाथों को साइड में रखते हुए पीछे की ओर जाएंगे और पीठ पर लेटेंगे। ख्याल रखने वाली बात यह है कि जब आप पीठ पर लेटें तो आप अपने चेस्ट यानी सीने को खुला रखें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस आसन में आपके ग्रोइंस बिल्कुल खुले हैं, जहां कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स की ऊर्जा या एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो पहले हम उनकी बॉडी के एनर्जी लेवल को नॉर्मल लाते हैं ताकि वो कुछ समय के बाद एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकें। अपनी आंखें बंद करके आप 5 मिनट तक आराम से लेट सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका समय अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। इस पोस्चर से उठने के लिए आप अपने हाथों को एक के बाद एक सीने पर रखेंगे और फिर हाथ को साइड में रख के यानी फर्श में रख के सीने को उठाते हुए आप बोल्स्टर से ऊपर उठेंगे। एक बार जब आप उठ जाते हैं तो मानी हुई बात है आपको बकल दिखाई देता है, उसको ढीला करके बेल्ट को पैर से बाहर निकाल के आप दंडासन में बैठिए। अपने पैरों को खींच लीजिए, उनमें एक बार पुनः नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होने दीजिए और फिर सिंपल लूज क्रॉस लेग या अलती पलथी मार के आप बैठ सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरा बहुत ही सरल आसन सिखाएंगे जिसका नाम है वीरासन। ये आसन आप फिर घर पर अपने आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ऊंचाई के लिए चाहिए, यानी कि कोई ब्लैंकेट या तकिया या गद्दी। इसके बाद आप नील डाउन करते हैं यानी घुटने के बल बैठते हैं। आप कमर पे हाथ रखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे और पैर के सामने का टखना फ्रंट ऑफ द एंकल आप इस स्टिकी मैट के ऊपर रख सकते हैं। कईयों के पैर बड़े स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी स्टिफ अवस्था में भी वो ये प्रैक्टिस कर सकें आराम से। तो आपको सपोर्ट दिया जाता है। आप इस ब्लैंकेट के ऊपर धीरे से बैठेंगे, मगर बैठने से पहले अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों को, काफ मसल्स को अंदर से बाहर निकालेंगे। इसके बाद आप अपने हथेली को फ्रंट ऑफ द थाइज यानी जांघ के ऊपर के हिस्से में रखेंगे और सीधे बैठेंगे। हमें ये नहीं मालूम है कि किस पेशेंट को किस हद तक डायबिटीज है, तो एहतियातन आप इसमें बैठें। इससे आपके पैरों की थकान दूर होगी, आपका डाइजेशन ठीक होगा और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे निकलने के लिए आप फिर से घुटनों के बल ही लेकिन उठेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को बाहर निकालेंगे और सिंपल लूज क्रॉस लेग में आप बैठ सकते हैं। अब हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये आसन भी बहुत ही आसान है और आप कहीं भी किसी भी समय जब आपको फुर्सत मिले कर सकते हैं, मगर ख्याल रहे कि खाना खाने के तुरंत बाद न करें, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट को, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्टिफनेस आ जाती है, तो पीठ भी स्टिफ हो जाती है, पैर भी स्टिफ हो जाते हैं, तो थोड़ी ऊंचाई से इसके मूवमेंट में आसानी रहती है। दूसरा उपाय इसमें यह करना है कि आप अपने आगे या तो कोई कुर्सी रख लें या कोई टेबल रख लें या 2-3 तकिया रख लें, ये आपकी स्टिफनेस पर निर्भर करता है। सिर को रखने के लिए हमने इस पे एक ब्लैंकेट लगाई है। पीठ अगर बहुत स्टिफ है तो आप इससे ज़्यादा भी पैर फैला सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं नीरू ने दोनों पैर कुर्सी के नीचे रखे हैं, आप इनको कुर्सी के बाहर भी कर सकते हैं। अब आप अपने हाथ सिर के ऊपर तानिए, सांस छोड़ते हुए आप अपने माथे को इस ब्लैंकेट के ऊपर लाइए और हाथ से कुर्सी के जो टांगे हैं उनको पकड़िए। अब इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि आपकी गर्दन के पास, कंधों के पास कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। इस अवस्था में आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ सेकंड से, पर धीरे धीरे 5 मिनट तक बैठें। ये बहुत अच्छा आसन है।
क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इसमें फोरहेड रेस्टेड है और जो ज्योमेट्रिक पोज बनती है वो ऐसी है कि सारा स्ट्रेस, सारी जो थकावट है वो दूर करती है। उठने के लिए एक फिर अंदाज है जो खासा अंदाज है कि आप पहले हाथ छोड़िए और उसको आगे के रेस्ट पर लाइए। फिर माथे को जब आप उठाएं तो अपने सीने को भी उठाइए ताकि आपकी पीठ पे जोर ना आए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आप इस चेयर की हाइट घटा सकते हैं और आप कुछ दिनों बाद सीधे क्लासिकल पोस्चर में आ सकते हैं जहां आपका माथा आपके घुटने के ऊपर आता है। इसके बाद जो अब हम आपको आसन दिखा रहे हैं उसका नाम है उत्तानासन। इस आसन के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी वो एक इस तरह का स्टूल, और क्योंकि ये स्टूल हमारी मॉडल के हाइट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हम उनके पैरों के लिए एक सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप इससे थोड़ा ऊंचा हो गए हैं तो दिव्या एक ब्लैंकेट दे दीजिए। इस ब्लैंकेट को लगा के आप इस सतह को बराबर कर सकते हैं। अब आप इनके पैरों की ओर ध्यान दीजिए। इनके पैर के पंजे अंदर की ओर होंगे और एड़ियां थोड़ी बाहर की ओर होंगी। इसकी वजह यह है कि अगर डायबिटीज की वजह से आपको पीठ में भी दर्द हो रहा है तो हम उसकी भी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो दर्द भी हम हटाएं। यानी जैसे कि आपको पता है कि योगासन केवल एक ही अंग पर काम नहीं करते, वो तमाम अंगों पर काम करके उनसे टेंशन रिलीज करते हैं। इसके बाद आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे सर के ऊपर और एक्सटेंड करेंगे। स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए चिन और चेस्ट ऊपर रखते हुए लोअर एब्डोमेन स्टूल के ऊपर रखते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे और स्टूल के पैरों को पकड़ेंगे। ख्याल रहे कि जब आप स्टूल के पैरों को पकड़ रहे हैं तो हाथ तने रहें। गर्दन ढीली छोड़ दीजिए और क्राउन ऑफ द हेड यानी जो सिर का सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे आप नीचे जाने दें। इस पोस्चर में आप देखिए कि इनकी पीठ एकदम सीधी है, कमर का हिस्सा एकदम रिलैक्स है और बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द नी एकदम खुले हुए हैं। इसके अलावा जो आपने हाथ खींच के स्पाइन का एक्सटेंशन किया उसके साथ साथ साइड ट्रंक का एक्सटेंशन भी हुआ। तो आपके जितने एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जैसे पेंक्रियाज, लिवर, स्टमक, इन सब की फिर एक्सरसाइज हुई। पैसिव पोस्चर है तो शुरू में इनसे आप एनर्जी गेन करते हैं। ये रीजुविनेटिंग पोजेस हैं। इस अवस्था में भी आप शुरुआत कुछ सेकंड से कर सकते हैं, बाद में 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट तक भी रह सकते हैं। उठने के लिए फिर आपसे यही कहूंगी कि पहले हाथ ऊपर उठाइए धीरे धीरे, चिन और चेस्ट उठाते हुए धीरे आप ऊपर आएंगे। ख्याल रहे कि आपकी पीठ पर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आप इन फोम के ऊपर से एक एक पैर उतार के सावधानी पूर्वक बाहर उतर जाते हैं। इस तरीके से ये आसन आप कहीं भी कर सकते हैं। अब हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है अधोमुख श्वानासन। स्टूडियो में कुछ उपकरण हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम आपको ये आसन स्क्रीन पर दिखाएंगे और सिखाएंगे कि आप इसे स्वयं कैसे कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि एक ग्रिल पर आप रोप से गांठ बांधिए। ये हम आपको गांठ बांधने का तरीका दिखा रहे हैं और इस रोप के अंदर आप अपने दोनों पैर डाल लीजिए। क्योंकि रस्सी आपको चुभ सकती है इसलिए आप एक ब्लैंकेट लगाएंगे और ये पूरा सिस्टम आपके लोअर एब्डोमेन के नीचे रहेगा। रस्सी को तानते हुए आप आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे पैर पीछे और हाथ आगे। सिर रखने के लिए, माथा रखने के लिए आप अपने सुविधा अनुसार, हो सकता है आपको एक बोल्स्टर लगे, हो सकता है 2 ब्लैंकेट एक बोल्स्टर लगे या और भी ज्यादा लगे, आप कोई रेस्ट रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्दन गले के पास कोई टेंशन न रहे। उठने के लिए भी आप पहले उत्तानासन में आएंगे, हाथ ऊपर करेंगे और वापस आ जाएंगे। इस आसन के बाद जिस दूसरे आसन को हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो शवासन है। लेकिन इस शवासन में कुछ एडिशन हैं जो पेशेंट को और ज्यादा रिलैक्सेशन देते हैं। अगर आप देखिए तो इन्होंने शवासन के लिए एक बोल्स्टर का इस्तेमाल किया है। इस बोल्स्टर के ऊपर एक ब्लैंकेट रखा है और बोल्स्टर के सामने ये दंडासन में बैठे हैं। दंडासन यानी पैर सीधे, पंजे टाइट, उंगलियां, पैर की उंगलियां छत की ओर और स्पाइन एकदम सीधी। तो आप काफी कुछ काम तो दंडासन के जरिए अपनी टांगों पे कर लेते हैं, स्पाइन पे कर लेते हैं, जिससे इनका स्ट्रेस जाता है। फिर धीरे धीरे आप एक एक एल्बो मोड़ के यानी कोहनी मोड़ के इस बोल्स्टर के ऊपर लेटते हैं।
ख्याल रहे कि ये ब्लैंकेट सिर्फ आपकी गर्दन को आराम दे, कंधों के नीचे ना आए, नहीं तो कंधों में दर्द हो सकता है। हथेली हमेशा छत की ओर रहेगी। इस आसन में जाने के बाद आप अपने पैर ढीले छोड़ दें, क्योंकि ये शवासन की मुद्रा है, और आंखें बंद कर लें। इस आसन से कई फायदे हैं। एक तो ये शवासन है जो कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स करता है, मगर ऐसा शवासन है कि जिसमें आपका सीना सिंक नहीं कर रहा है। जनरली होता यह है कि हम लोग जब लेटते हैं और भूल जाते हैं, अपने सीना अंदर ले लेते हैं, पेट की मसल्स टाइट हो जाती हैं। यहाँ लोअर एब्डोमेन बिल्कुल रिलैक्स है, आपका सीना एकदम खुला हुआ है, और ये पोजीशन ऐसी है कि जब आप इस पे लेटते हैं तो आपके मन और मस्तिष्क पे बहुत ही शांति का असर दिखाई देता है। इससे उठने के लिए आप एक एक करके हाथ अपने सीने पर लाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने पैर मोड़ेंगे। पैर मोड़ने के बाद आप फिर दाईं करवट लेंगे, दायां हाथ दाईं कनपटी के नीचे रखेंगे और बायां हाथ फर्श पे रखेंगे। इसके बाद आप धीरे से फर्श की ओर देखते हुए पूरा रोल करते हुए उठ जाएंगे और बोल्स्टर के आगे एक आध मिनट आप सिंपल लूज क्रॉस लेग या अलथी पलथी मार के बैठ सकते हैं। तो आपने गुरुजी के विचार डायबिटीज के बारे में सुने, डॉक्टर कृष्णा रामन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सुना और साथ में कुछ आसन भी सीखे। आई एम श्योर आपके दिमाग में अब कुछ और नए सवाल उठ रहे होंगे, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। मैडम, आई हैव ए क्वेश्चन रिलेटेड टू माय फैमिली मेंबर, माय यंगर ब्रदर। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो 28 वर्ष का है, रिसेंटली ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सम मेडिकल चेकअप वर परफॉर्म्ड। पाया गया कि उसको डायबिटिक प्रॉब्लम है और 28 साल की उम्र में है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक जो है प्रॉब्लम है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो क्या योग के द्वारा इसका कोई निदान है? यदि है तो वह क्या हो सकता है? ये बहुत ही एक आजकल का आम सवाल है, क्योंकि घर घर में छोटे उम्र के लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। अगर मैं समझती हूँ इस प्रश्न का जवाब सबसे अच्छा अगर कोई दे सकता है तो वह हैं डॉक्टर BKS आयंगर। तो चलिए सीधे उन्हीं से सवाल करते हैं। Well, they are having heart problems also. The condition is, as you put the question, this is the age of stress, strain and speed. We remove the stress factor, I have said it. If the stress factor is gone, tension is gone, emotional problems gone. It's an emotional disease, diabetes to a great extent. So when the emotions are stabilized, what more they want? So for that only work, word and wisdom. Right word, right work, right wisdom is the only methodology. कितनी अच्छी तरीके से गुरुजी ने इस सवाल का जवाब दिया। करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्क एंड करेक्ट विजडम। अगर आप इन तीनों पर ध्यान दें तो आप पाते हैं कि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होते हैं। डायबिटीज का मेन कारण आजकल स्ट्रेस या चिंता है। अगर आप चिंता मुक्त रहते हैं तो आप इस पर अपने आप ही काबू पा लेते हैं। जहाँ तक सवाल योगासनों के द्वारा इसका उपचार है, तो जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि बहुत हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने आज आपको बहुत सारी बातें इस विषय में बताई, गुरुजी के विचार बताए, डॉक्टर कृष्णा रामन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, आपको कुछ आसन भी सिखाए। मगर क्या अच्छा हो कि हम किसी पेशेंट की कहानी उसी की ज़बानी सुने। तो चलिए मिलते हैं श्री भरत शाह से। मेरे 70 वर्ष की आयुष्य है। मेरा प्रॉब्लम था हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से वजह से मैं घर में अभी काम पर जा सकता नहीं था। मैं घर में ही काल बिताता था। लेकिन मेरे लड़की ने मुझे इन्फोर्स किया कि भाई आप आयंगार के पास जाओ। मेरे डायबिटीज़ 25 बरस की ओल्ड थी और मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन लेना, ज़्यादा टैबलेट लेना शुरू हुआ था। मुझे कंट्रोल में नहीं आती थी, पर आसन करने से मेरा कंट्रोल में आ गए। थोड़ा इंसुलिन और टैबलेट लेना पड़ता है, पर लेकिन बहुत कंप्लीट में बढ़ा नहीं है। मेरा जो पैंक्रिया काम करते थे, थोड़ा काम करने शुरू कर दिया है। पैंक्रिया का जो थे उससे मुझे फ़ायदा हुआ है, पर लेकिन अभी तक कंप्लीट डायबिटीज़ नहीं बंद हुआ, पर हो जाएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। उम्र कितनी हो, तुम 75 साल के हो नहीं या 80 साल के हो, तुम इंस्टीट्यूट में जाओ, उनके अंडर तुम आसन कर दो, आपको निश्चित रिलीफ मिल जाएंगे। कम से कम आप अपना काम, घर में उठना बैठना बाहर जाना, वो तुम आसानी से कर सकते हैं। और उसमें इंस्टीट्यूट में ऐसे आसन होते हैं कि सब बड़े बड़े आसन नहीं, जो आपको
सूट होते हैं, जो आपको ठीक लगते हैं, वही आसन करके लेते हैं। कुछ अपनों को पदवी लेने की नहीं है, पर लेकिन जो आसन करते हैं उससे आपको थकावट महसूस नहीं होगी, एनर्जी रहती है। और दिवस भर में तुमको, आपको मराठी में चैतन्य बोलते हैं, वो चैतन्य फ्रेश हो जाती है। तो उम्र का आप जब भी जाते हैं तो उम्र का ख्याल मत करो कि मैं 80 वर्ष का बुढ़ा हो, ये हो, ऐसा मत करो। तो तुम सीधे चले जाओ, आपको ठीक लगेगा। अभी वो थकान बिल्कुल महसूस नहीं करते, जाते हैं हर रोज काम पर। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि काम पर नहीं गए, हर रोज जाते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, सब टाइम पर करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से भरत शाह की डायबिटीज अंडर कंट्रोल है योगासनों के द्वारा। ये सच है कि वो दवाई ले रहे हैं, मगर ये उससे भी बड़ा सच है कि डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट जैसे थकान, चिड़चिड़ापन या तमाम काम करने में शिथिलता महसूस करना उनकी अंडर कंट्रोल है। इस तरीके से ये बात तो सिद्ध होती है कि अगर आप नियमित योगाभ्यास करते हैं तो इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। कहा गया है, गते शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतये। कहने का मतलब यह है कि जो बीत गया उसकी क्या चिंता करनी, जो आएगा उसके बारे में भी क्या सोचना, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं। योग आपको सिखाता है कि वर्तमान में जिएं। ऐसा करने से आप आधे से ज्यादा चिंताओं पर खुद ब खुद काबू पा लेते हैं, यानी आधे से ज्यादा रोगों पर आपका अपना कंट्रोल है। हमारी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप जो भी इलाज करा रहे हों उसे बीच में न छोड़ें, जो भी दवा ले रहे हों उसे कंटिन्यू करें, बल्कि समय समय पर अपनी डॉक्टरी जांच भी करवाते रहें। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अच्छा होगा आप अगर योगासनों को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। हमें आपके तमाम खत मिलते रहते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी हम आपकी इसी प्रकार मदद करते रहें। हमारा पता लिखना न भूलिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।